हेलो एवरीवन। देखिए, आज की क्लास में हम लोग आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। डीप इंफॉर्मेशन मैं दूंगा, जितने भी उस एमसीक्यूज में जितने भी आपके ऑप्शन होंगे ना, उससे रिलेटेड जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जा सकती होगी या जितने भी फैक्ट बताए जा सकते होंगे मैं बताऊंगा। ठीक है। इसमें हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को भी देखेंगे जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है। और साथ में मैं ये भी आपको डिस्कस करूंगा कि देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया तो एक अंग्रेज ने था, एओ ने किया था। पर उसके पीछे का रीजन क्या था? क्या एओ ये चाहते थे कि भारत को आजादी मिले? इस पर्सपेक्टिव को देखते हुए उन्होंने क्या ये आईएनसी का गठन करा था? ठीक है। क्या एक रीजन था या इसका कारण कुछ और था? ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आईएनसी जैसा कि आप सभी को पता है, एक मिनट मैं पेन सेलेक्ट कर लूं। देखिए, गठन से संबंधित सभी को पता है कि गठन किया था एओ ने। ठीक है। हुआ था कब, ये भी सभी को पता है कि 1885 में हुआ था। 1885 में इसका गठन हुआ था। किसने किया था? एओ ने किया था। ठीक। देखिए, रीजन क्या था? देखिए, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग इसके पीछे के मत दिए हुए। ठीक है। एनी बेसन ने कहा था, आप सभी को पता है कौन है, होम रूल लीग से संबंध था, उन्होंने गठन भी किया था। आयरिश महिला थी, उन्होंने ये बोला था कि मातृभूमि की रक्षा के लिए, ठीक है, जो मातृभूमि है उसकी रक्षा के लिए, क्योंकि ये मानती थी कि आईएनसी का गठन बहुत अच्छा हुआ है। ये इनिशियल फेज की मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है। जब ये गठन हुआ उसके बाद की बात है। देखिए, जैसे भी कोई नई चीज आती है ना, तो आप देखेंगे जैसे आज प्रेजेंट टाइम में भी मीडिया में कई सारी बातें हो जाती है कि इसके पीछे का राज क्या था। ठीक है। उस टाइम इतना ज्यादा तो कुछ होता नहीं था। ठीक है। तब भी लोगों में कई सारे मत हुए, कई लोगों ने मजाक उड़ाया, कई लोगों ने एक सेफ्टी वॉल भी बोला। ठीक है। अगर मैं आपको बता दूं, एक वेडर बर्न थे। ठीक है। ये एक जीवनीकार थे। इंपॉर्टेंट ये इस वजह से है क्योंकि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने आगे जाके, और इन्होंने, विलियम वेडरबर्न इनका पूरा नाम है, और ये एक जीवनीकार थे जिन्होंने एओ की जीवनी भी लिखी थी। ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला? देखिए, प्रेशर कुकर आप सभी को पता है क्या होता है। प्रेशर कुकर में जब प्रेशर ज्यादा होता है तो एक सेफ्टी वॉल होता है। ठीक है। सेफ्टी वॉल वो क्या करता है, प्रेशर को क्या कर लेता है, रिलीज कर देता है। ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि भारतीय जनता में कई सारा आक्रोश था, बहुत गुस्से में थे। ठीक है। अगर भारतीय जनता की हम लोग बात करें, बहुत ज्यादा गुस्सा था, एंगर था उनमें। तो ब्रिटिश इस एंगर से बचने के लिए उन्होंने एक चूरन बेचा, आईएनसी उन्होंने गठन करा, ताकि भारतीयों में ये असंतोष जो पैदा हुआ था, जो गुस्सा था, वो खत्म हो सके, या जो उनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा था वो खत्म हो जाए। ठीक है। कहीं कुछ हद तक ये बिल्कुल सही भी है। ठीक है। अगर आप अपना व्यू देखते हो कि क्या, आपको क्या लगता है, आप जितने लोग आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको क्या लगता है कि क्या आजादी एक मेन रीजन था? तो देखिए, ये बिल्कुल ही हो ही नहीं सकता। रीजन क्या है? 1885 में गठन हुआ। ठीक है। उस टाइम आपको क्या लगता है कि आजादी चाह रहे थे? एकता ही नहीं थी उस टाइम पे। ठीक है। जब एकता नहीं थी लोगों में, लोगों को राष्ट्रवाद के बारे में पता ही नहीं था कि राष्ट्रवाद होता क्या है। लोग अपनी ही प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। निम्न वर्ग का जो तबका था, जिसको हम लोग किसान बोल सकते हैं, उसकी हालत बहुत खराब थी। किसान बहुत खराब था, उसकी हालत, किसानी भी छोड़ रहे थे। रीजन क्या था? कि जो किसान की खुद की जमीन थी वो जमींदारों को दी जा रही थी। ठीक है। जमींदारों पे कौन कंट्रोल कर रहा था? तुम समझिएगा ये वाली बात को। जमींदारों पर कौन कंट्रोल कर रहा था? अंग्रेज कंट्रोल कर रहे थे। उनको उनसे टैक्स चाहिए था। जमींदार लोग क्या कर रहे थे? टॉर्चर कर रहे थे किसानों को। ठीक है। खेती उतनी हो भी नहीं पा रही थी। ये इतनी सारी प्रॉब्लम थी कि किसानों के पास खाने के लिए भी पैसा नहीं था। अब जिसके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है, आपको क्या लगता है वो किसी और चीजों के लिए लड़ाई करेगा? बिल्कुल नहीं, सोच ही नहीं सकता। तो आजादी तो बिल्कुल भी एक रीजन नहीं था। ठीक है। एओ ह्यूम ने यह कहा कि देखिए, भारतीयों की कई सारी मांग है। ठीक है। अब ऐसा कोई ना कोई तो एक संगठन या ऑर्गेनाइजेशन टाइप का होना चाहिए जो अंग्रेजों तक ये बात पहुंचा सके कि भारतीयों को क्या चाहिए। टैक्स रेट कम करना है, किस चीज की खेती से लाभ होगा किसानों को, है ना, किसानों को और क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं, जो कुरीतियां चल रही हैं उस पर क्या कर सकती है अंग्रेजी सरकार, उसको लेकर क्या कर सकती है। इसके लिए क्या किया, एक संगठन का गठन किया जिसको बोलते हैं एओ ह्यूम। ठीक है। एओ ह्यूम ने गठन किया था, और संगठन का क्या नाम है? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। ये एक रीजन था।
देखिए जब धीरे धीरे ये आगे बढ़ने लगी, इनिशियल फेज में तो ये बिल्कुल ये रीजन नहीं था, ठीक है, इनिशियल फेज में ये बिल्कुल नहीं चाहिए था कि आजादी चाहिए थी। इनिशियल फेज में भारतीयों के अकॉर्डिंग था क्या, जितने भी प्रभुत्व संपन्न भारतीय थे, प्रभुत्व संपन्न मतलब जिनका डोमिनेंस था, ठीक है, जो अमीर थे, जो एक इमेज बना के रखे हुए थे अंग्रेजों के सामने, उनको क्या करना था, उनको एक मंच पर इकट्ठा लेके आना था कि वो सारे लोग एक जगह आ जाएं, और उससे क्या होगा, ये अपनी बात को अच्छी तरीके से पेश कर सकेंगे, ठीक है। ये लोकल लोगों के पास जाकर उनकी प्रॉब्लम्स को समझकर उनको क्या कर सकेंगे, अंग्रेज जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होंगी, परेशानियां होंगी, उसका एक क्या बोल सकते हैं कि आप समझ लीजिए, उसका एक पूरे एक सूत्र में बांध कर एक आपका जो एक तैयार किया जाएगा प्रोफॉर्मा, और उसको क्या किया जाएगा, अंग्रेजों के सामने पेश किया जाए, ठीक है। ये एक रीजन था, और अंग्रेज उस पर जाके काम कर सके, ठीक है। तो ये बोला जाएगा तो देश, और ये भी था कि भारतीयों में एकता भी बढ़े। देखिए कलकत्ता इस टाइम पर 1885 के आसपास का मैं एरिया का टाइम बता रहा हूँ, कलकत्ता में कई सारे राष्ट्रवादी नेता थे, ठीक है, कई सारे थे, राष्ट्रवादी में वर्ड भी यूज कर रहा हूँ, कई सारे नेता थे जो चाहते थे पर उनको एक सही डायरेक्शन नहीं पता थी, और ये प्रभुत्व संपन्न लोग थे। देखिए प्रभुत्व संपन्न लोग जब आए यहाँ पर, लोगों के सामने आया, जब धीरे धीरे उन्होंने ये देखा कि कई सारी कुरीतियां हैं, जिसमें आपको दास प्रथा था, आपका है ना विधवा विवाह भी करवाना था, कई सारी चीजें थी, किसानों पर जो अत्याचार हो रहे थे उसको लेकर वो बड़े परेशान थे। उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, उन्होंने कहा कि एक दो लोगों से कुछ नहीं हो सकता, एक फिंगर से कुछ नहीं हो सकता, पांचों अगर उंगलियां मिलेंगी तो एक मुट्ठी बनेगी, और वही मुट्ठी को ये आईएनसी बनाना चाह रही थी, ठीक है, ताकि अंग्रेजों के सामने एक बहुत अच्छे तरीके से पेश किया जा सके अपने आप को, ठीक है। देखिए तो ये आपको एक ओवरव्यू तो समझ में आ गया होगा, होप। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, स्टार्टिंग के सभी को, देखिए आप लोगों को पता होगा, स्टार्टिंग का जो 4 अधिवेशन है वो आपको रट लेना है, क्वेश्चन आता ही आता है। पहला अधिवेशन, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला कहाँ हुआ ये आपको रटना है, ये हुआ था आपका बंबई में, ठीक है, बॉम्बे। दूसरा हुआ था कलकत्ता, तीसरा हुआ था आपका मद्रास, और चौथा कहां हुआ था आपका इलाहाबाद में, ठीक है। जो क्वेश्चन आता है इससे डायरेक्ट आपको मैच द फॉलोइंग में भी आ जाएगा, ठीक है। इस अधिवेशन में बंबई की अध्यक्षता किसने की थी, जो बंबई का अधिवेशन था सबसे पहला व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, ठीक है, WC बनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। दादा भाई नौरोजी ने सेकंड वाले कलकत्ता की, पहले पारसी थे, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी मद्रास का अधिवेशन जो तीसरा था वो उन्होंने किया। देखिए ये आपके नोट्स में सबको मिल जाएगा, ठीक है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ। मद्रास का बदरुद्दीन तैयब जी। इलाहाबाद का कौन था, जॉर्ज यूले, ठीक है, जो जॉर्ज यूले थे, इलाहाबाद का जो अधिवेशन था वो फर्स्ट ब्रिटिश थे, ठीक है, जो जिन्होंने अध्यक्षता की थी। बदरुद्दीन जो तैयब जी थे वो पहले मुस्लिम थे। दादा भाई नौरोजी, नौरोजी नाम से आपको पता है कि वो पहले पारसी थे, ठीक है। तो आपको ये ओवरव्यू आपको मिल गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। उससे पहले फैक्ट को आपको देख लेते हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अगर आप क्वेश्चन देखोगे आगे जो मैंने स्लाइड में लगाए हुए हैं, इसमें ऐड किया है पीपीटी में, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। और प्रीवियस ईयर आप देख रहे होगे तो हर एक एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो आपका स्टेट का कोई एग्जाम हो या आपका सेंट्रल का कोई एग्जाम हो, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है। क्वेश्चन क्या है, मतलब ये फैक्ट क्या है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी। ये बात हो रही है आईएनसी की, ठीक है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, सरोजनी नायडू। पहला देख लीजिएगा, भारतीय महिला लिखा हुआ है, पहली महिला नहीं बोला गया है, ठीक है। सबसे कम उम्र में कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, अगर आपको टाइम मिले तो इनके बारे में पढ़िएगा। अगर आप थोड़ा सा और हायर में जाना चाह रहे हो, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादा आती है, या स्टेट पीसीएस को आप देख रहे हो, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड है, प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने, हकीम अजमल खां। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है क्योंकि हकीम अजमल खां का नाम भी ज्यादा लोग ने नहीं सुना होता। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो एग्जाम में आप लोग नहीं करके आ पाओगे, है ना। प्रथम विदेशी महिला लिख के आए, ये आए, या फिर ये लिख के आए कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो द आयरिश वुमेन एनी बेसेंट, ये आयरलैंड की थी, ठीक है, ये बनी थी। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष कौन बनी। भारतीय मूल की बोला गया है, विदेशी महिला नलिनी सेन गुप्ता, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दो जो फैक्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यू थोड़े से दिख रहे हैं, ठीक है। ये हकीम अजमल खां प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष, नलिनी सेन गुप्ता
विदेशी महिला जो भारतीय मूल की थी। ठीक है। स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा, ये सारे आपको नोट कर लेना है। देखिए जो मैं आपको एमसीक्यूज बताऊंगा, आपको एमसीक्यूज लिखने मत बैठिएगा, इस स्लाइड को आपको अच्छे तरीके से नोट करना है, इसको नोट कर लीजिएगा अपनी शॉर्ट नोट बना के, और जो मैं बताता रहूंगा बस उसको नोट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है? मैंने अभी बताया पहले अध्यक्ष कौन है, डब्ल्यूसी बनर्जी। ठीक है, डब्ल्यूसी बनर्जी पहले अध्यक्ष। पहला देखिए बनर्जी से आपको ये लग रहा होगा कि ये वेस्ट बंगाल के हैं, बिल्कुल सही है, वेस्ट बंगाल के थे, कैलकाटा के। ठीक, अधिवेशन अगर यहाँ पे पूछ ले कि थे तो ये डब्ल्यूसी बनर्जी, पर अधिवेशन हुआ क्या था? देखिए बहुत कंफ्यूजन होती है, हम लोग कैलकाटा लगा के भी आ जाते कभी कभी, और हुआ कहाँ था? ये बॉम्बे। फर्स्ट जो हुआ था अधिवेशन वो हुआ था बॉम्बे में या बंबई में। ठीक, अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यूसी बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये आया भी है बिहार पीसीएस में। देखिए 1885 में डब्ल्यूसी बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? वही पूछ रहा है कि उद्देश्य कौन कौन सा था डब्ल्यूसी बनर्जी द्वारा, इसमें कौन सा नहीं है, ऑड वन आउट वाला पूछा गया है। ठीक, पहला अगर पढ़ते थे, देखिए क्या बोल रहा है, देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। बिल्कुल, देश के हितों की रक्षा करने वाले मतलब जो भारत में कुछ बदलाव चाहते थे, कुछ कुरीतियों को दूर करना चाहते थे, उनके बीच कम्युनिकेशन बैठे, संपर्क बैठे और उनमें मित्रता बैठे। ठीक है, ताकि वो लोग साथ आके काम कर सके। तो ये तो बिल्कुल सही है। हमें क्या देखना है इसमें, कौन सा नहीं है? सेकंड कह रहा है देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। बिल्कुल, कई सारी कुरीतियां थी, जात पात बहुत अपनी चरम सीमा पर था, सांप्रदायिक दंगे होते थे हिंदू मुस्लिम के नाम पर, अलग अलग धर्मों के नाम पर, पक्षपात होता था। ठीक है, रेसिज्म बहुत हायर लेवल पर था उस टाइम पर। तो ये इसमें क्या बोला, राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, या ये भी बोल सकते हो आप लोग कि एक माइंड जो है शिफ्ट कर देना। लोग यहाँ पे जातिवाद के लड़ रहे हैं, उनको ये कहना कि भैया देखो जाति आती है आप तो छोड़ो, ये तो गलत चीज है ही है, आप हो सकता ना छोड़ पाओ, आजादी पहला एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो धीरे धीरे की बात है। आजादी का मतलब ये नहीं है कि ब्रिटिशों को हटाना, आजादी का ये मतलब है कि जो ब्रिटिशों ने अपने ऊपर इतना दबाव बनाया उस दबाव को कम करना। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक विषयों पर विचार प्रकट करना। देखिए शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से की इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन फिर भी नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा और किस आधार पर कार्य करें। बिल्कुल, भारतीय जो लोग थे या जितने भी भारतीय थे उनका हित किस में है, उसके उस दिशा में वर्क करना है, उस दिशा में हम लोगों को अपनी बात अंग्रेजों तक पहुंचाना है। तो ए बी सी और डी तो बिल्कुल है, सॉरी ए बी और डी है, सी नहीं है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख कभी भी ऑड वन आउट आता है तो आप हो सकता है कभी कभी आप ना समझ पाओ, तो चारों ऑप्शन पढ़ लो, आपको खुद ही समझ में आएगा। डी तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ए और बी भी सही है, सी में भले कंफ्यूजन अगर आपको हो जाए तो बिल्कुल सी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया। ये स्टार लगा लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया किसने, किसने किसने मजाक उड़ाया? ठीक है, इसको आप लिखोगे ऐसे, देखिए लॉर्ड डफरिन है। पहले बात तो आप ऐसे बोल सकते हो डफर था, डफर ने ये बोला कि जो कांग्रेस है वो अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है, इसमें कोई भी मास लेवल पर कोई भी नहीं है, कई सारे लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है, पूरे भारतीयों का नहीं कर रही है, पूरे भारत का नहीं कर रही है। ठीक है, ये बात कहीं कुछ हद तक सही भी था, क्योंकि साउथ तक की तो पहुंच थी भी नहीं आईएनसी की। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बीच में ही घूम रहे थे, नॉर्थ के साइड, ईस्ट साइड और कुछ हिस्सा आपका महाराष्ट्र साइड में ही घूम रहे थे। ठीक है, बट उन्होंने मजाक उड़ाने के पर्पज से बोला तो डफरिन। याद कैसे आप करोगे, आप कह सकते हो कि डफर है, डफर ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है डफर, कि अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए मजाक उड़ाया था। किसका? कांग्रेस का मजाक उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने। ठीक है, ये हो जाएगा। हुआ क्या, अब देखिए क्या इंपॉर्टेंट आ सकता है इसमें, क्वेश्चन आ सकता है। लॉर्ड कर्जन को हम लोग देख लेते हैं, अब ऑप्शन पे पहले चेक करते हैं। लॉर्ड कर्जन का जहां नाम आता है सबको पता है कि 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन से संबंधित है। इनका टाइम पीरियड आता है, ये तो इंपॉर्टेंट है, इनका टाइम पीरियड बहुत आता है 1899 से 1905।
जब मैचिंग में आता है ना, मैच द फॉलोइंग में, तो उसमें दे देते हैं लॉर्ड कर्जन का। तो ये आप याद कर लीजिएगा, 1899 से 1905। इंपॉर्टेंट, ये बंगाल विभाजन भी क्यों हुआ था? देखिए, डिवाइड एंड रूल के प्रोसेस से हुआ था। ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में तोड़ा गया था बंगाल को, ठीक है, जिसमें एक में मुस्लिम जनसंख्या, एक में हिंदू जनसंख्या, ठीक है, तोड़ने के पर्पज से। अब यहाँ पे धर्म के पर्पज से तोड़ रहे थे, पहले तो जातिवाद चल रहा था, अब धर्म के हिसाब से भी तोड़ने लगे कि मुसलमानों को भी भड़काओ, हिंदुओं को भी भड़काओ अलग तरीके से, ठीक है, धर्म का चूरन बेचकर। जो कर रहे थे अंग्रेजों ने, बहुत अच्छा रूल किया था, ये रूल अपनाया था डिवाइड एंड रूल का, आप उससे देख सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, इनके कार्यकाल में, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में और भी काफी चीजें हुई, जैसे सिंचाई आयोग का गठन हुआ 1901, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, इसको आपको लिखना है। सिंचाई आयोग का गठन, सिंचाई आयोग का गठन किसके कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। कब हुआ? 1901, ठीक है, इसको देख सकते हो आप लोग। रेलवे बोर्ड का गठन, ये भी इंपॉर्टेंट है, रेलवे बोर्ड का गठन, ठीक है, ये कब हुआ था? 1905 में, ठीक। तो लॉर्ड कर्जन से इतना ही सही है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लॉर्ड रिपन पे आते हैं, ठीक है, लॉर्ड रिपन, ठीक है। अगर आप देखोगे तो RIPON, ठीक है, देखिए रिपन, इसमें क्या है, 1885 में क्या हुआ था? इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही हुआ था हंटर आयोग का गठन, हंटर आयोग का गठन हुआ था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। एक मिनट, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हंटर आयोग का गठन हुआ था। हंटर आयोग किससे संबंधित था? तो हंटर आयोग आपका संबंधित था प्राथमिक शिक्षा से। जब भी हंटर आयोग नाम आए तो प्राथमिक शिक्षा आप लगा के आ जाना, क्वेश्चन जब भी पूछ ले, ठीक है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में और भी क्या चीज हुई थी? 1881 में पहली नियमित जनगणना स्टार्ट हुई थी, हुई तो थी 1872 से, लेकिन नियमित तौर पर हर 10 वर्ष में जो स्टार्ट हुई थी वो 1881 से हुई थी, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली भी आप देखते हो, उनके कार्यकाल में भी काफी चीजें हुई, जैसे फोर्थ मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है, चौथा जो मैसूर युद्ध हुआ था। सेकंड जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, तो आप ये भी देख सकते हो। हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डफर है, इसीलिए मजाक उड़ा रहा है, ठीक है। चलिए, उससे पहले देख लीजिए कि जो आपका, ये आप सभी को पहले से पता होगा 149 में क्या मिल रहा है, 1000+ क्वेश्चन है, ये आपका पूरा सिलेबस, जो भी ये टॉपिक्स हैं, करंट अफेयर्स, शिक्षण और शोध अभिवृत्ति सूचना, ये ICT वाला क्वेश्चन, इन्वायरमेंट है, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इन सब का अगर आपको लेना है 149 में, ये सारे MCQs बेस पर होंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, ये इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। दूसरा देखिए, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रैक्टिस सेट है, ये 15 प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो भी पैटर्न के अकॉर्डिंग है वो तैयार किया गया है, ठीक है। सारे न्यू क्वेश्चन है, आपको जो करंट मिलेगा वो भी न्यू क्वेश्चन के बेस पर है। देखिए, करंट ज्यादातर 3 से 4 या 4 से 5 ही करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं इसमें, तो उसी के हिसाब से ये तैयार किया गया है, जिसका जो प्राइस है वो 99 रुपए है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी स्टार लगा लीजिएगा। लाला लाजपत राय चुने गए हैं, बिल्कुल। एनी बेसेंट भी बनी है, तभी तो वो पहली महिला सदस्य बनी थी। मोतीलाल नेहरू 2 बार बन चुके हैं, और बाल गंगाधर तिलक कभी नहीं बने हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। लाला लाजपत राय, अब थोड़ा सा डिकोड करते हैं इसको। लाला लाजपत राय आप सभी को पता है कौन है, ये गर्म दल के नेता हैं कांग्रेस के। लाल बाल पाल, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से विपिन चंद्र पॉल, ठीक है। तो ये गर्म दल के नेता हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सा गर्म दल से संबंधित नहीं है। लाला लाजपत राय ने 1920 का कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, इंपॉर्टेंट है। एनी बेसेंट की अगर बात करते हैं तो एनी बेसेंट 1917, ठीक, 1917 में अध्यक्ष बनी थी और पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक। और एनी बेसेंट आयरलैंड की है, आयरिश महिला है, पहली चीज। दूसरी, 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोतीलाल नेहरू, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, बहुत है, इन्होंने पॉलिटी में बहुत योगदान दिया है नेहरू रिपोर्ट के थ्रू, सभी को पता है। 1919 में ये बने थे, और फिर कब बने? 1928 में, ठीक है। 2 बार ये INC के अध्यक्ष बन चुके हैं। लाला लाजपत राय के बारे में अगर एक और चीज आप देखोगे तो शेरे पंजाब के नाम से भी इनको जाना जाता है, शेरे पंजाब के नाम से, ठीक है। अनहैप्पी इंडिया इनकी एक रचना है, एक मिनट, अनहैप्पी इंडिया जो है इनकी एक पुस्तक है, आप ये भी देख सकते हो, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक जी कभी नहीं बने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? ठीक है, जो मैंने बताया था पहली बार किस महिला, मतलब पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना, ये कौन सा अधिवेशन था? तो 1917 के कैलकाटा का यानी कलकत्ता अधिवेशन था 1917 में। ठीक है, कौन थी? आयरिश महिला एनी बेसेंट, और उन्होंने ही 1916 में क्या किया? होम रूल की स्थापना की थी। ठीक, ये तो पता ही होगा आप सभी लोगों को। देखिए लखनऊ अधिवेशन भी फेमस है, अंबिका चरण मजूमदार ने, जो भी यूपी का कोई एग्जाम दे रहा होगा लखनऊ अधिवेशन पढ़ के जाइएगा। इलाहाबाद अधिवेशन ये वाला तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इलाहाबाद अधिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा आगे जाके। लखनऊ अधिवेशन 1916, ठीक है, इसमें मुस्लिम लखनऊ वो सॉरी मुस्लिम और कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग पैक्ट भी हुआ था, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय, हाँ इनका भी क्या हम लोगों ने देखा 1900 कब किया इन्होंने अध्यक्षता? 1917 में। ठीक है, कलकत्ता का। अगर प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए तो सरोजनी नायडू। ठीक, ये हो जाएगा। अभी नलिनी सेन गुप्ता क्या बोला था? भारतीय मूल की पहली विदेशी थी ये नलिनी सेन गुप्ता। ठीक है, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है भारतीय, देखिए टफ बनेगा तो ऐसे बनेगा, मॉडरेट टू अगर टफ आपके एग्जाम में आ रहा है तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। इस तीनों में से क्या चीज सही है? देखिए इसमें जो पहला कैलकाटा है, मैंने पहले बताया था कि बहुत कंफ्यूजन होता है, तो पहला अधिवेशन कैलकाटा में नहीं बॉम्बे में हुआ था, यानी बंबई में हुआ था। ठीक है, दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल सही है, दादा भाई नौरोजी जी ने किया था, ये हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, दूसरा अधिवेशन। पहले में अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। ठीक है, इस पे आ जाओगे आप लोग। तो पहला तो गलत है बिल्कुल, दूसरा सही है। थर्ड को हम लोग देखते हैं, 1916 का लखनऊ अधिवेशन था, अंबिका चरण मजूमदार इसके कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे INC के। लखनऊ समझौता हुआ था कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों में। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये लखनऊ सॉरी ये जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौता हुआ था, इसमें मेन जो इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था वो तिलक ने किया था, बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, इन दोनों की वजह से ही मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस हुई थी वो फिर से मंच पर इकट्ठा हुए थे। ठीक है, इसमें एक और चीज हुआ था, आप सभी को पता है कि कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, गर्म दल और नरम दल। तो इसमें गर्म दल वाले यानी उग्रवादियों का फिर से जो है कांग्रेस में मिलाप भी हो गया 1916। ठीक है, तो ये यहां से अब ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये सी भी सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 2 और 3। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, आपको समझ में आएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट दे रहा है। स्टेटमेंट कब इंसान कब देता है? जब उसके पास कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस कब आएगा? लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। क्यों ऐसा हुआ? देखिए लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था, इसी में मुस्लिम लीग आए थे, उग्रवादी फिर से मिले थे, बाल गंगाधर तिलक जी ये बोल रहे हैं। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, इन्होंने ये बोला कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ गया था, फिर से कांग्रेस यानी पुराने भाई फिर से मिल गए थे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 का इसका अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो गया का अधिवेशन हुआ था INC का 1922 में, चित्तरंजन दास थे। इंपॉर्टेंट है चित्तरंजन दास भी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी से संबंधित हैं, आप ये भी देख सकते हो, स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज पार्टी के संस्थापक चित्तरंजन दास, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन को अध्यक्षता की थी। ठीक है, अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसमें से किसने की थी ये पूछ रहा है।
देखिए हरिपुरा एक नाम याद रखो आप, और एक नाम याद रखो त्रिपुरी। ठीक है, त्रिपुरी। ठीक है, ये दो अधिवेशन दोनों ही संबंधित है सुभाष चंद्र बोस से। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा। हरिपुरा की देखिए 1938 की बात है, अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, त्रिपुरी के भी अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, ये भी हुआ था 1939 में। ये वाला जो था ये था आपका 51वां नंबर और ये था 52वां नंबर का। लेकिन क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन से क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया, रिजिग्नेशन दे दिया। ठीक है, जिसके बाद अध्यक्ष कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी इसके क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। किस अधिवेशन की बात हो रही है? 52वें अधिवेशन की। वहां हुआ था ये त्रिपुरी। पहले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। त्यागपत्र दिया, क्यों दिया वो अलग चीज है, लेकिन राजेंद्र प्रसाद बाद में अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन पूछ सकता है। हरिपुरा की अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ब्रिलियंट पर्सनैलिटी, इनको भी आपको पढ़ के जाना। ठीक है, देखिए कुछ आपको एग्जाम से रिलेटेड आपको पर्सनैलिटी पढ़ के ही जाना चाहिए। अगर आप बहुत डीपली जा रहे हो तो आप बंगाल के नवाबों को अच्छी तरीके से पढ़ लो। ठीक है, बंगाल में जितने भी समाज सुधार आंदोलन हुए उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ो। जितने भी पत्रिकाएं रिलीज हुई थी उस टाइम पर उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लो। गांधी जी आपको पढ़ के जाना चाहिए। अगर नॉर्मल अब बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है क्वेश्चनों का तो गांधी जी, जैसे आप लोग गांधी जी पढ़ सकते हो, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, नेहरू से संबंधित जितने भी थोड़ी थोड़ी चीजें हैं ना वो सब आप पढ़ के जाओ तो क्वेश्चन आपको इजिली कर सकोगे। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। होप आपको क्लास पसंद आई हो। अगर आप क्लास पसंद आई होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपकी आईसीटी पे बेस होगी। ठीक है, उसको जरूर देखिएगा। कम्युनिटी पे पोस्ट पड़ जाएगी कब आएगी। और ये क्लास आपको कैसे लगी, नोट्स आपको कैसे लगे जो मैंने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी है, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।